राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने इस वीडियो में जो बुद्धि टॉपिक है साइकोलॉजी में उसके अर्थ, सिद्धांत और रूपरेखा को देखेंगे। वैसे मैंने जो सिद्धांत है इन सभी के सिद्धांत के इनके प्रतिपादक के साथ में मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है 10 मिनट की, ट्रिक से वो याद कर लेना। उसके बाद में परिभाषाओं की भी मैंने वीडियो डाली है, छोटी सी है बिल्कुल भी। सारी बुद्धि से रिलेटेड जितनी परिभाषाएं हैं वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाती हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको परिभाषाएं फिर से याद नहीं करवाऊंगी। हाँ, थोड़ा सा मोटा मोटा देख जरूर लेते हैं कि ये परिभाषाएं मैंने करवाई है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है और बकीगम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। और रायबरन सारी ट्रिक से करवा रखे, याद हो जाएगी। रायबरन के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। तो ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट भी है। बिन्ने के अनुसार देखो, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। बिन्ने के अनुसार यानी कि अल्फ्रेड बिन्ने के अनुसार ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। तो ये भी सारी देख लेना। अब मैंने ट्रिक से करवा रखी है, याद भी हो जाएगी आराम से। अब देखो इस पेज पर बुद्धि की विशेषताएं लिख रखी है मैंने। क्या क्या विशेषताएं हैं मोटा मोटा एक बार सीधा ही देख लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिखे हैं बिल्कुल ही। देखो, नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य है। बुद्धि की सारी विशेषताएं हैं। कितनी भी नई परिस्थितियां आ जाए, चाहे वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ये सारी ही बुद्धि की विशेषताएं हैं। बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव, बुद्धि पर किसका वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो जन्मजात है वंशानुक्रम, और वातावरण यानी कि वातावरण के द्वारा अपने अर्जित करते हैं। तो देख लो, बुद्धि अर्जित भी है और जन्मजात भी है, दोनों ही गुण पाए जाते हैं। तो बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव और व्यक्ति की जन्मजात शक्ति, ये किसने कहा है? ये बुद्धि की विशेषता है रोज के अनुसार। यानी कि बुद्धि क्या है? व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है भाई। और अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता, ये सारी ही बुद्धि की विशेषताएं हैं। सीखने में सहायक, यानी कि बुद्धि है वो सीखने में भी सहायक है, यानी कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, कुछ भी दोनों में से आ जाता है। और अंतर करने की क्षमता विकसित और अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान, यानी कि मूर्त तो होता है जिसको अपने देख सकते हैं, जो अपने सामने है। अमूर्त चिंतन यानी कि अप्रत्यक्ष, जो हमें दिखता नहीं है। तो अमूर्त चिंतन यानी कि जो अपने सामने नहीं है, सिर्फ उस पर सोच विचार कर सकते, देख नहीं सकते, ओनली उसको महसूस कर सकते हैं। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करें, सारी ही बुद्धि की विशेषताएं हैं। लिंग भेद का प्रभाव नहीं और जटिल समस्याओं का समाधान। तो ये मोटा मोटा ऐसे मैंने एक जगह लिख रखा है। अब बात करते हैं बुद्धि के प्रकार। इंपॉर्टेंट, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि के प्रकार कितने हैं। तो देखो, थॉर्नडाइक व गेरेट इन दोनों ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। भाई वैसे बुद्धि है क्या? बुद्धि यानी कि मानव की जो भी समझ, जो कि मानसिक उसकी क्रियाएं हैं, यानी कि व्यक्ति की जो मानसिक क्रियाएं हैं। देखो, मानसिक क्रियाएं क्या होती है? वो जो क्या सोचता है, उसके मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं। तो मानव की जो समस्त मानसिक क्रियाएं और योग्यताओं, जो उसकी योग्यता है, योग्यताओं के योग, इनको ही तो बुद्धि कहते हैं। यानी कि मानव की जो समस्त मानसिक क्रिया है और योग्यता है, इनको ही तो बुद्धि कहते हैं। और अगर प्राचीन समय की बात करते हैं, पुराने समय में, तो प्राचीन काल में जो महान ऋषि मुनि है ना, उन्होंने क्या कहा था? इसे बुद्धि को विवेक और यानी कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में ही बुद्धि कहा था भाई। उस समय तो देखो, प्राचीन काल में तो बुद्धि को क्या एक रटने का ही प्रचायक माना जाता था। अब देखो, व्यक्ति बुद्धि को तो पता होगा, बुद्धि यानी कि अपनी कैसी बुद्धि है ना। अब देखो, बुद्धि मतलब बुद्धि एक ऐसी है जिसके माध्यम से ही तो अपने क्या करते हैं, बुद्धि के माध्यम से ही व्यक्ति क्या करता है, कोई विचार विमर्श करता है किसी से, और बुद्धि से ही अपने निर्णय ले सकते हैं। जब बुद्धि होती है अंदर तभी तो निर्णय ले सकते हैं, विचार विमर्श करते हैं, निर्णय लेते हैं, उस कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मतलब नियंत्रण कर सकते हैं। जिस बंदे के आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है बुद्धि बिल्कुल भी नहीं होती, तो वो अपने आप में से कंट्रोल नहीं कर पाता। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि पागल ऐसे कहीं पागल बंदे घूमते होते हैं, उनमें बुद्धि नहीं होती, मतलब बुद्धि जिनमें नहीं होती है, तो वो कुछ भी ऐसे कहीं देखा होगा किसी पे ऐसे मतलब ईंट मार दी, कुछ और कर दिया, तो वो मतलब ऐसे नहीं है, गुस्सा आ जाता है कुछ भी, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। जिसमें बुद्धि होती है, बुद्धि से ही तो ये सब करते हैं। यानी कि वो विचार विमर्श करेंगे, निर्णय भी अच्छे से ले लेंगे और नियंत्रण भी करते हैं, कंट्रोल सोच समझ कर, मतलब जो उपयोगी अनुपयोगी है उन तथ्यों का चयन करते हैं बुद्धि के अकॉर्डिंग। तो मतलब जैसी वातावरण की परिस्थिति होती है जहाँ पर, मतलब वैसे ही मतलब हो जाता है। जिनमें बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, तो वो ऐसे देख लो, वातावरण की जैसी परिस्थिति उनका शिकार नहीं बनते हैं भाई, वो मतलब सुलझा लेते हैं सब कुछ। तो मैंने ये थोड़ा सा इसलिए बताया, थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अब देखो, ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, बुद्धि के प्रकार किसके अनुसार, थॉर्नडाइक और गैरेट, इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से देखो। एक तो मूर्त बुद्धि,
एक अमूर्त बुद्धि। अब मूर्त बुद्धि को क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि को गत्यात्मक भी कहते हैं, गामक भी कहते हैं, यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त, गत्यात्मक, गामक, यांत्रिक एक ही बात है। एक होती है अमूर्त बुद्धि। अब देखो मूर्त आपको पता होगा, छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल ही छोटे बच्चे होते हैं, वो कोई भी चीज़ को देख करके सामने, यानी कि मूर्त, कोई चीज़ देख करके करते हैं। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनमें सोचने विचारने की क्षमता आ जाती है, मतलब कुछ ऐसे मतलब गुणा भाग करने की, तो वो अमूर्त चीज़ को ही, मतलब जो उनके सामने नहीं है उस चीज़ पर सोच विचार करते हैं ना, वो होती है अमूर्त, यानी कि सामने न होकर के जो अप्रत्यक्ष है वो अमूर्त बुद्धि होती है। तो देखो जो मूर्त बुद्धि है, जो गत्यात्मक है, गामक है, यांत्रिक, सबका नाम ध्यान रखना मूर्त बुद्धि के क्या क्या है। इसमें देखो इस बुद्धि का जो संबंध है ना, मूर्त बुद्धि, इसका संबंध कोई यंत्र हो गए, मशीन हो गई, कोई भौतिक वस्तु हो गई, उनसे होता है। किनसे? यंत्रों से, मशीनों से, भौतिक जो वस्तु है उनसे होता है। यानी कि इसमें जो कोई व्यक्ति है, मान लो उस व्यक्ति के सामने कोई वस्तु रख दी, मान लो उस वस्तु को देख करके वो कार्य करता है। इस बुद्धि के व्यक्ति, मतलब जो मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति है, वो क्या बन सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? देखो जो मूर्त बुद्धि वाले देख करके काम करते हैं ना, वो या तो मतलब कारीगर बन सकते हैं। वो यानी कि जो कारीगर होते हैं, आपने देखा होगा किसी चीज़ का नक्शा देख करके ऐसे मतलब कोई चीज़ करते हैं कारीगर वाले, मतलब कोई काम करते हैं, तो ये मूर्त बुद्धि वाले माते मतलब देख करके करना। और एक मैकेनिक आ गया, वो आगे एक नर्तक होती है, नर्तक भी देखी होगी आपने, जो नृत्य करती है, वादक हो गए, मतलब ये सारे आते हैं मूर्त बुद्धि में। याद रखना। अमूर्त बुद्धि में कौन आएंगे? अब अमूर्त बुद्धि में मेरी बात सुनो, इसका एक तो संबंध देखो, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान से होता है अमूर्त, यानी कि जो ज्ञानोपार्जन, यानी ज्ञान जो मतलब अर्जन करते हैं। और दूसरी बात अमूर्त, देखो भाई अप्रत्यक्ष होती है, दिखती भी नहीं है, तो यह विचारों और भावनाओं से भी संबंधित होगी। अपने अंदर क्या भावनाएं हैं, विचारों से, भावनाओं से संबंधित होगी। इसमें भावनाओं की भी प्रधानता होती है कि जो हमें दिखाई नहीं देती, भावनाएं कभी दिखाई देती है क्या? तो आप लोगों ने जब छोटे थे तब संज्ञा पढ़ी होगी, तो कैसे समझाते थे। और जो मेन चीज़ है अमूर्त बुद्धि की बात करें, तो इस बुद्धि का जो काम है ना, कार्य है, वो सूक्ष्म, और जो अमूर्त पर्सन है ना, उनका मतलब जो अमूर्त और जो असूक्ष्म, यानी कि जो अमूर्त पर्सन है, उनको चिंतन और मनन के माध्यम से मतलब हल करना, उनको सॉल्व करना, यही तो अमूर्त बुद्धि होती है भाई। तो अब देखो अमूर्त बुद्धि वाले क्या बन सकते हैं बंदे, मैंने मूर्त बुद्धि वाले बताए, इसमें कारीगर बन सकते हैं, नर्तक, वादक, मैकेनिक वगैरह, ये सारे बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे गए ऐसे, मूर्त बुद्धि वाले क्या बन सकते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले मतलब क्या बन सकते हैं, उसमें से ऐसे दे दिया। जैसे अमूर्त का पूछ लिया अमूर्त बुद्धि में, तो उसमें से मूर्त बुद्धि वाले दे दिए, जैसे मैकेनिक हो गए, कारीगर, नर्तक, वादक, और एक दे दिया अमूर्त का, जैसे कि वैज्ञानिक दे दिया, कवि दे दिया, उनमें से एक। तो पूछ लिया अमूर्त का कौन सा है, तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखना। तो जो अमूर्त बुद्धि है, मतलब इस बुद्धि के जो व्यक्ति है वो क्या बनते हैं? देखो डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर कुछ भी करता है, काम इलाज कुछ भी करता है। क्या वो कोई चीज को देख करके करेगा? देख करके कितने दिन कर लेगा वो? जो लेखक होता है, लेखक लिखता है, आपने देखा होगा, लेखक कुछ भी चीज लिखता है तो वो हजारों शब्द लिखता है। कितने लिखता है? क्या वो उसके सामने है, किसी चीज को नक्शा देख करके, कोई चीज को देख करके लिख रहा है? नहीं, मतलब अप्रत्यक्ष है, वो अमूर्त है। तो अमूर्त बुद्धि में वो ही होंगे जो डॉक्टर हो गए, लेखक हो गए, शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं। क्या टीचर को एक शब्द पर ज्ञान देने के लिए बार बार देखना पड़ता है, बार बार किसी चीज पे, मतलब क्या वो प्रत्यक्ष है, उसके दिमाग में जो है वो बताते हैं, मतलब उसके जो माइंड में है क्या चीज है वो मतलब क्या समझा सकते हैं। तो शिक्षक भी अमूर्त, कितने शब्द बता देगा देख करके। गणितज्ञ हो गए, वैज्ञानिक हो गए, कवि हो गए, कवि को देखा होगा आपने, कविताएं लिखते हैं, कितने शब्द लिखे जाते हैं कविताओं में, क्या वो देख करके करते हैं? अमूर्त विचारों में ही होते हैं उनके, यानी कि जो विचार है, भावनाएं हैं, उनसे संबंधित ही होते हैं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। क्योंकि ये मैं डीपली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से यहाँ से मतलब ये वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें साहित्यकार भी आ जाता है, चित्रकार भी आ जाता है, दार्शनिक, ये सारे किस में आ जाते हैं? ये अमूर्त बुद्धि में आ जाते हैं। तो बुद्धि के प्रकार देख लो पहले। थॉर्नडाइक और गेरेट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार है, मूर्त बुद्धि और अमूर्त, यानी कि जो विचारों और भावनाओं से अंदर, जिनके अंदर छुपे होते हैं, जो चीजें होती है उनसे मतलब संबंधित होते हैं। फिर सामाजिक बुद्धि क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक मान लो एक सफल कोई इंटीरियर डिजाइनर है, मान लो, वो कौन सी बुद्धि में आता है? डिजाइनर। क्या वो देख करके करेगा? भाई वो कहीं पर भी जाता है, डिजाइनर है वो, मतलब उसको वो अपने हिसाब से बना सकता है, उसके माइंड में आता है, मतलब जो उसकी मतलब उसके विचार है, यानी कि उसने जो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वो सोच करके डिजाइन बना सकता है, तो वो अमूर्त बुद्धि में आता है।
और सामाजिक बुद्धि की बात करें तो इसका संबंध होता है वो सामाजिक कार्यों से ही होगा। तो सामाजिक वाले तो पता होगा समाज में कैसे बनते हैं, यानी कि अच्छे नेता बनते हैं, अच्छे व्यवसायी बनते हैं, समाज सेवक बनते हैं, सामाजिक मतलब कार्यकर्ताओं से संबंधित होते हैं, कूटनीतिज्ञ मान लो, ये सारे सामाजिक बुद्धि से संबंधित होते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे बन सकते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले बता दिए मैंने, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इतनी बार बना है, काफ़ी बार बना हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है बुद्धि के 3 प्रकार कौन से है, तो मूर्त बुद्धि, इसको गामक भी बोलते हैं, गत्यात्मक, यांत्रिक, और अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि 3 हो गई, जो कि थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बताई गई हैं। इन दोनों के रट लो भाई इसको। आज भी इसी पेज पर चलते हैं। अब देखो बुद्धि के प्रकार, वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी और यहाँ पर मैंने सारी लिख दी है। देखो तो आप लोगों को यहाँ से पढ़ लेना। देखो मूर्त बुद्धि, जब मैं इसको डालूंगी टेलीग्राम पे PDF, तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई है। देखो मूर्त बुद्धि गामक बुद्धि भी बोल देते हैं, या यांत्रिक और गत्यात्मक बुद्धि बोल देते हैं। तो इस बुद्धि का जो संबंध है मूर्त वाली का, इसका संबंध देखो यंत्रों, मशीनों, भौतिक वस्तुओं से होता है। जैसे कारीगर, मैकेनिक, नर्तक, वादक आ गए, ये सब आ जाते हैं, औद्योगिक कार्यकर्ता, ये सब इसी में आ जाते हैं। फिर अमूर्त बुद्धि की बात करते हैं, तो इसका जो संबंध है वो ज्ञानोपार्जन यानी कि पुस्तकीय ज्ञान से प्राप्त होता है। तो इसमें देख लो अमूर्त वाले में ये सारे बनते हैं, शिक्षक, कवि, वैज्ञानिक, डॉक्टर, गणितज्ञ। फिर बात करते हैं सामाजिक बुद्धि, इसका संबंध देखो सामाजिक कार्यों से होता है, समाज से। देखो अच्छे नेता बनते हैं, अच्छे व्यवसायी, समाज सेवक, वही चीजें हैं। अब देखो बुद्धि के सिद्धांत। साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है कि इसे नहीं समझना चाहिए, टफ है, इसको थोड़ा समझ के करना चाहिए। तो बुद्धि के मैंने सारे जो सिद्धांत है मैंने एक वीडियो में ट्रिक से करवाए, फिर भी मोटा मोटा देख लेते हैं। ब्लूम बुद्धि का सिद्धांत, इस नाम से ही है ब्लूम, ठीक है। त्रिआयामी, जब 3 आयाम आएंगे तो उसको फोड़ना है, गिलफोड़। मोटा मोटा बताती हूँ, बाकी आप लोग यहाँ से वहां से करना। कै और ख, देखो कै, ख, हेब, क, ख, हेब, ऐसा नाम आ रहा है, इसमें कनेक्ट हो रहा है, हैब, खैब, कैक है। और त्रिचापी है, त्रिचापी। अब चाप किसको लगाएं, त्रिघटकीय दे दी या त्रिचापी, 3 घटकों में या 3 चाप करके। देखो पीछे आ रहा है बर्ग, बर्ग, इस रे को इधर ले लो, बर्गर। बर्गर खाया होगा आप लोगों ने, बर्गर मतलब उसके 3 चाप से नहीं कटते ऐसे करके, फिर खाया तो होगा बर्गर के ऐसे। तो त्रिचापी, देखो पीछे आ रहा है रोबर्ट बर्ग, बर्गर, तो त्रिचापी है, ठीक है ना, त्रिचाप में। फिर संज्ञानात्मक विकास, विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का, जीन प्याज, मैंने कहा था प्याज। अब जब अपने सिद्धांत पढ़ रहे हैं इसमें साइकोलॉजी में बुद्धि के, तब विकास तो ओनली प्याज से ही होगा, भी अनियन से ही। फिर बहुबुद्धि सिद्धांत, मैंने क्या कहा था, बुद्धि बहु में बहुत सारी बुद्धि, अभी देख लो। हार्वर्ड गार्डनर, मैंने कहा था नर यानी कि अपने पति को, नर है उसको गार्डनर में घुमाने ले जाएगी, कैसे भी, बड़ा ही बुद्धि होती है बहु में। अपनी फैमिली से, अगर फैमिली कहते नहीं लेके जाना भाई, अपने बेटे को बोले तो वो कैसे भी ले जाएगी मना करके, थोड़ा कनेक्ट ऐसे कर लो। तरल, ठोस, धारा प्रवाह सिद्धांत, मैंने ऐसे कराया था। तरल, कोई तरल चीज होती है, लिक्विड होती है, या ठोस होती है, कोई चीज ठोस हो, या धारा, उसकी धारा मतलब धारा बहेगी, ऐसे ले लो। तो वो चीज किस में डाली जाएगी, वो जो केटल नहीं होती, कैंटली है ना, जिसको बोल देते हैं पानी वाली बड़ी सारी, उसमें RB केटल ऐसे ले लो, उसमें डाली जाएगी। तरल हो चाहे ठोस हो चाहे धारा प्रवाह को, सारी केटल में RB केटल याद रह जाएगा। और बुद्धि का एक कारक, मैंने कहा था एक कारक, यहाँ कार आ रहा है, देखो कार, एक कार में एक ही फ्रेंड बैठेगा, एल फ्रेंड भी ने तो एक ही फ्रेंड बैठेगा, ऐसे ले लेना। और द्वि या त्रि, द्वि हो या त्रि हो, स्पीयरमैन, यार, यहाँ पर स्पी, यार, यर, यर आ रहा है तो यार, स्पी, स्पी से स्पीड बड़ी है। द्वि या 3 को नहीं बिठा सकते, द्वि या 3 दोस्त को नहीं बिठा सकते, ओनली एक ही, ऐसे रख लेना। फिर बहुकारक से, बहुकारक सिद्धांत, बहु, बहु क्या करेगी, डाई करेगी, कारक। अब बहुखंड भी आ सकता है, यहाँ पर याद रखना खंड भी, मैंने पहले वाली वीडियो में सारे नाम लिखे हैं इनके, खंड। तो बहुकार, कार मतलब काम करेगी, बहुकार करेगी, काम करेगी, खंडों में ही क्या करेगी, डाई करेगी, करना पड़ेगा भाई। फिर समूह कारक, समूह है, समूह में बैठेंगे तो इसे ले लो, सटे सटे बैठेंगे, सट सट, थ्रस्टन, सटे सटे बैठेंगे समूह में। फिर प्रतिदर्श, दर्श से लेना दर्शन, दर्शन, प्रति, हर दर्शन, हर व्यक्ति को दर्शन, सन, पीछे आ रहा थॉमसन, अपने सन के बेटे के दर्शन करने चाहिए भाई, अच्छी बात है। पदानुक्रम, कर्म, कर्म चाहे ऐसे कर लो, कर्म से बटन लगाने चाहिए, चाहे ऐसे कर लो, पदानुक्रम, कर्म से ही बांटना चाहिए किसी भी चीज को। तो वर्ड तथा वर्णन दोनों याद रख लेना। अब सारे पढ़ लिए, अब इनको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत क्या है भाई। सबसे पहले बुद्धि के एक कारक आ जाए तो एक कार में किसको बिठाना है, अल्फ्रेड बी ने, तो प्रतिपादक याद रह जाएगा, अल्फ्रेड बी ने, जो फ्रांस की है। और बात करते हैं एक कारक सिद्धांत की, तो ये जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है, ये बुद्धि का प्राचीन सिद्धांत है, अभी पुराना है। देखो सबसे पहले एक को ही लेना है, ठीक है ना, तो प्राचीन सिद्धांत है, पुराना है। अब
अब देखो जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है, इसके क्या क्या नाम है, इसको क्या कह देते हैं। एक कारक सिद्धांत को एक खंड भी कह देते हैं, एक तत्व भी कह देते हैं, एक घटक भी कह देते हैं, और एक इकाई का सिद्धांत भी। एक है तो एक खंड ही, एक तत्व, एक इकाई, एक इकाई का सिद्धांत। और निरंकुशवादी सिद्धांत भी इसको जाना जाता है। निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से क्यों जाना जाता है ये भी देखेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निरंकुशवादी सिद्धांत किसको, कौन से को कहा जाता है, तो एक कारक सिद्धांत को। अगर सीधा पूछा जाता है एल्फ्रेड बीन ने तो रखना, और इसके साथ में देख लो और कौन थे, किन्होंने इसका प्रतिपादन किया, तो एल्फ्रेड बीन ने, इनके साथ टर्मन स्टर्न। तो एक चीज और ध्यान रखना, जो एक कारक सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत के अनुसार देखें तो भी कोई भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति की बुद्धि है ना, वो बहुत तीव्र हो, वह सभी कार्य मतलब कर भी सकता है। जो एक कारक सिद्धांत है, मतलब जो एक कारक सिद्धांत है, इसके अनुसार देखें तो कोई व्यक्ति है, मान लो उस व्यक्ति की अगर बुद्धि मतलब बहुत तीव्र है ना, तो वह सारे काम भी कर सकता है, ये तो पता होगा। और एक ध्यान रखना, जो एक कारक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को दोषपूर्ण भी माना गया। पहला है तो पहले कोई से सोचना, दोषपूर्ण भी माना गया है। दोष क्यों माना गया है, मान लो आप ऐसे सोचो, कोई व्यक्ति मान लो मैथ में मान लो वो निपुण है, अच्छा है, जरूरी नहीं है वो मैथ में हो तो वो हिंदी में हो। यानी कि कोई व्यक्ति अगर साइंस में निपुण है तो जरूरी नहीं है वो हिस्ट्री में भी निपुण हो, ऐसा होना आवश्यक नहीं है। तो इसलिए इसमें एक दोष माना गया, थोड़ा ध्यान रखना। अब इसको निरंकुशवादी सिद्धांत क्यों कहा गया, पहले वाले एक कारक सिद्धांत को। एक नाम ध्यान रखना, जॉनसन। देखो जॉनसन ने, किसने कहा है इसको निरंकुशवादी सिद्धांत, जो जॉनसन है ना, इस याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत किसने कहा है, जॉनसन ने कहा है। जॉन निरंकुश ऐसे रख लो, जॉनसन ने सिद्धांत को निरंकुशवादी कहा है। तो जॉनसन का ये कहना है कि बुद्धि है ना, वो एक क्या है, एक सर्वशक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है भाई। इस जॉनसन का ये कहना है बुद्धि क्या है, एक सर्वशक्तिशाली क्या मानसिक प्रक्रिया है, जो सारे यानी कि संपूर्ण जो मानव की जो क्रियाएं होती है उस पर क्या करती है, शासन करती है। जो भी मानव मतलब क्रियाएं करता है उस पर क्या करती है, शासन करती है। बुद्धि किस पर शासन करती है, तो जो मानव की जो क्रियाएं उस पर शासन करती है। तो ध्यान रखना, जॉनसन है ना, इन्होंने निरंकुशवादी सिद्धांत का एक कारक सिद्धांत को, इसके नाम ध्यान रखना, एक तत्व, एक कारक, एक खंड, और प्रतिपादक एल्फ्रेड बिन्ने ने। और इसको एक कारक सिद्धांत को जॉनसन ने क्या कहा है, निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा है। अब देखो एक कारक का ध्यान रह जाएगा, प्रतिपादक कौन है। फिर द्विकारक पढ़ के आए हैं, द्विकारक हो चाहे त्रिकारक हो, द्वि और त्रि तीनों ही स्पीयरमैन ने माने हैं। तो आगे देखो द्विकारक, द्वितत्व सिद्धांत आ जाता है, द्विकारक आ जाता है। प्रतिपादक देखो स्पीयरमैन, ब्रिटेन के 1904 में इसका प्रतिपादन किया। और जो ये स्पीयरमैन है ना, इसने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया, चिंतन से बताया। और ध्यान रखना, इसे द्वितत्व भी कहते हैं, द्विकारक या द्वितत्व एक ही बात है। तो इनका ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति में कितनी दो प्रकार की बुद्धि होती है। इनका क्या मानना है कि कोई भी व्यक्ति है ना, उसमें व्यक्ति में प्रत्येक दो प्रकार की बुद्धि होती है भाई। यानी कि बुद्धि है वो दो कारकों से मिलकर बनी है। एक तो मान लो जी, जी को माना है यानी कि राजा के समान। ये देखो जी, जी तो एक ही है, देखो जी मैंने बीच में एक ही डाला है। जो एस है ना, ये देखो कितने डाल दिए है ना, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। जो जी फैक्टर है वो एक ही होता है, और जी से ही याद रखना जन्मजात होता है। और एस है, ये देखो मैंने बहुत सारे लिख दिए, ये होता है विशिष्ट यानी कि अर्जित। देखो जी को अपने क्या बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं, और एस है ये विशिष्ट, याद रखना। तो भाई जो बीच में बैठा है ना जी, देखो इसको क्या माना है, इसको राजा के समान माना है। और जो एस देखो कैसे रखवाड़ी रख रहे हैं, ऐसे सोच लो, एस को क्या मान लिया, प्रजातंत्र के रूप में कार्य करते हैं। एस क्या करते हैं, प्रजातंत्र के रूप में, ये करते हैं प्रजातंत्र के रूप में, और एस राजा के समान माना है। तो इसलिए इस सिद्धांत का क्या नाम रख दिया इन्होंने, इसलिए इस सिद्धांत का नाम रख दिया, देखो राजतंत्रीय सिद्धांत भी कह दिया। क्योंकि जो एस है देखो बार बार मैंने बनाए हैं, क्योंकि ये कहते हैं ये प्रजातंत्र के रूप में कार्य करते हैं, और ये राजा के बीच में राजा बैठा है इसलिए लो, और ये प्रजातंत्र के रूप में काम करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा है, इसलिए इसको राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहा है। जो द्वितत्व द्विकारक सिद्धांत है, स्पीयरमैन ने इसको क्या कहा है, राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहा है। देखो ये वाला जो जी है ये सामान्य मतलब बांध सामान्य योग्यता कारक जिसको जी कारक कहते हैं, और जो ये एस है, एस ये विशिष्ट योग्यता कारक है जिसको क्या कहते हैं, एस कारक भी कहते हैं। ये ध्यान रख लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। एक तो द्विकारक स्पीयरमैन ध्यान रखना, प्रतिपादक। तो जब तीसरा वाला आएगा
यानी कि जो त्रिकारक आएगा उसको त्रितत्व भी कह देते हैं, वो भी स्पीयरमैन होगा। देखो पहले कारक का तो अल्फ्रेड बिन है, और द्वि और त्रि तीसरे दोनों के स्पीयरमैन। यार स्पीड बहुत है, 2 और 3 को नहीं बिठाना, द्वि और त्रि याद रह जाएगा। फिर इसमें ध्यान रखना जो स्पीयरमैन है ना, इसने बुद्धि का क्या बताया, बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है, और बुद्धि का इसमें कहा है भी 2 कारकों से मिलकर बनी है। जी तो राजा के समान और एस प्रजातंत्र के समान कार्य करते हैं, इसलिए इनको राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। अब देख लेते हैं इस जी है ना, इस जी कारक की विशेषताएं क्या है, एस कारक की क्या क्या विशेषताएं, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ना, एस कारक देखो ये साइडों में है, एस में बता देती हूँ ये अर्जित होती है, ये अर्जित होती है। तक ये व्यक्ति में मतलब कई एस कारक हो सकते हैं, व्यक्तियों में क्या हो सकते हैं, देखो कई एस कारक हो सकते हैं, अर्जित होती है, कई एस कारक हो सकते हैं। और जो ये जी कारक है इसकी बात करें तो ये जन्मजात होती है। जी क्या होती है, जन्मजात होती है, व्यक्ति में सिर्फ एक ही संख्या होती है, ये देखो एक ही है। एस कारक देखो कितनी है, बहुत सारी है, तो व्यक्तियों में कई हो सकती है और अर्जित होती है, भाई ग्रहण किया जाता है ऐसे लोग। और जो जी है वो सिर्फ एक ही होती है, जन्मजात होती है, जन्मजाति जन्म से ही होती है। अगर बात करें जी कारक में, एक बार यही समझा दूं, आगे मैंने लिख रखा है वो देख लेंगे। देखो अधिगम है, और जो प्रशिक्षण, अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा इसको बदला नहीं जा सकता, अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा इसको बदला नहीं जा सकता, और इसको अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा बदला जा सकता है। और ये व्यक्तियों में देख लो कई होती है। और जीवन में जो भी सफलताएं होती है, असफलताएं होती है, उनके लिए जी कारक ही जिम्मेदार होता है, भाई जिम्मेदार जैसे जी, यानी कि जितनी भी सफलताएं असफलताएं होती है उसमें ये जिम्मेदार हो। ये रखना, ये अर्जित है एस, देखो बहुत सारे हो सकते हैं, ये सिर्फ एक ही होता है, राजा बैठा बीच में से लो, और ये क्या होता है, जन्मजात होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये लो भाई, इस पेज पर मैंने वही चीजें लिखी जो मैंने बताई है, तो इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, मोटा मोटा जब नोट्स डालूंगी तो यहाँ पढ़ लेना। देखो जी कारक की विशेषताएं, मैंने जी कारक जन्मजात बताया था, इसकी संख्या सिर्फ एक ही होती है, ये देखो एक ही है, और अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा इसको बदला जा सकता है, और एस कारक को बदला नहीं जा सकता, ये अर्जित होता है देखो। और इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट कारक बोलते हैं, इसको सामान्य कारक बोलते हैं, ये मैंने बताया। ये देखो बीच में राजा के समान है, ये प्रजातंत्र के समान, ठीक है ना, कार्य करते हैं। तो ये देखो ये व्यक्ति में देखो कई हो सकती है, ये सिर्फ एक ही होती है, जी सिर्फ एक ही होती है, एस कई हो सकती हैं, और अधिगम एवं प्रशिक्षण के द्वारा इसको बदला जा सकता है, इसको बदला नहीं जा सकता। यानी कि जी कारक से एक चीज ध्यान रखना, जिस व्यक्ति में जी कारक, जिस व्यक्ति में जी कारक जितना अधिक होगा ना, वो व्यक्ति उतना ही अधिक सभी तरह के मानसिक कार्य करने में प्रवीण होगा। जी कारक जिसमें जितना ज्यादा होगा, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा मानसिक कार्य में प्रवीण होगा, याद रखना। जी कारक को सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। अब बात करते हैं त्रिकारक या त्रितत्व का सिद्धांत। देखो जो बुद्धि टॉपिक है, एक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी भी देख लेना आप, किसी भी जिसमें साइकोलॉजी होती है उसमें बुद्धि से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अच्छे आते हैं क्वेश्चन। और बुद्धि ऐसे नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो पढ़ना चाहिए अच्छे से, और ये थोड़ा बड़ा भी है। अब देखो त्रिकारक त्रितत्व, मैंने कहा था द्वि और त्रि, 2 और 3, यार स्पीड बहुत है, बैठेंगे नहीं, तो द्वि और त्रिकारक का पूछा जाए तो स्पीयरमैन ही हो गए प्रवर्तक इनके। और स्पीयरमैन है ना, इन्होंने 1911 में बुद्धि के जो एस और जी तत्वों के साथ, देखो एस और जी कारक अपने पढ़ के आए हैं जो द्विकारक में, तो फिर ये स्पीयरमैन जब तीसरा त्रिकारक सिद्धांत, जब त्रिकारक सिद्धांत जब अपनाते हैं इसमें स्पीयरमैन, तब देखो इसमें क्या कहते हैं, 1911 में ये बुद्धि का जो एस और जी तत्व है इसके साथ एक और तत्व देखो इसमें, सामूहिक तत्व, जो कि इस जी और एस को, एस और जी इन दोनों को जोड़कर संशोधन करके इसका नाम रखते हैं सामूहिक तत्व। तो था ही, इसमें जोड़ दिया, देख लो इसमें जी और एस जोड़ दिया, ये नाम रख दिया इसका स्पीयरमैन। पहले तो द्विकारक वाला इन्होंने स्पीयरमैन ने, फिर प्रतिपादक इसके भी रहे त्रिकारक या तत्व के, इसके नाम यही रखते हैं, देखो संशोधन कर देते हैं इन सबको जोड़ करके, जी और एस को इस सामूहिक तत्व और जी और एस इनको जोड़ करके देख लो त्रिकारक तत्व इसका नाम रख देते हैं, क्योंकि ये 3 हो गए, जी और एस तो थे ही ऑलरेडी, और सामूहिक तत्व एक ये हो गया, एक तत्व सामूहिक तत्व, इनको जोड़ करके संशोधन करके इसका नाम क्या रख दिया, त्रिकारक। 3 हो गए भैया। तो देख लो इस मतलब इसका नाम है, देख लो त्रिकारक या त्रितत्व सिद्धांत रखा, संशोधन करके रखा भाई। और ये एक चीज ध्यान रखना, ये सिद्धांत है ना जो त्रिकारक त्रितत्व, वर्तमान में क्या ये विवादास्पद रहने के कारण सर्वमान्य नहीं बना भाई। देख लो क्या जोड़े इसमें, जी फैक्टर जो सामान्य है, एस फैक्टर जो विशिष्ट है, और फिर ये सामूहिक है, इन तीनों को जोड़ करके देख लो त्रिकारक नाम रख दिया स्पीयरमैन ने, बट ये विवादास्पद है भाई, सर्वमान्य नहीं बना। अब देखो
जो तीन तत्व कारक खंड है ये देख लो, तीनों के नाम सामान्य कारक एस हो गया, विशिष्ट कारक हो गया जी और सामूहिक कारक हो गया, सॉरी सामान्य जी और विशिष्ट एस। अब बात करते हैं अभी बहुकारक, बहुखंड, बहुतत्व, इसको मात्रा का सिद्धांत भी बोल देते हैं। मैंने बताया था ट्रिक से, बहुकारक कार करेगी बहु, खंडों में क्या करेगी डाई करेगी, थॉर्नडाइक प्रतिपादक, यानी कि बहुकारक है, यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी भी बोल देते हैं इसको अगर इंग्लिश का ध्यान रखो तो। और ये सारे नाम याद ना रहे तो ऐसे रखना, बहुकार करेगी मतलब काम करेगी डाई करके, बहुखंड खंडों में करेगी, बहुतत्व बहुतत्वों में करेगी, मात्रा में थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाई लगाएगी भाई, और अमेरिका के थे, ठीक है ना। अब देखो इसके अनुसार बुद्धि का जो विकास है ना वो 18 वर्ष की आयु तक हो जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोविज्ञान थॉर्नडाइक करते हैं, तो इनके अनुसार देखो बुद्धि का विकास है वो 18 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। तो ये कहते हैं भी बुद्धि का विकास है ना वो 18 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। आगे देखो थॉर्नडाइक है ना, इन्होंने बताया 1926 में, क्या बताया, बुद्धि की रचना दो तत्वों से नहीं अपितु अनेक तत्वों से मिलती है। अब थॉर्नडाइक क्या कहते हैं 1926 में, ये कहते हैं बुद्धि की जो रचना है ना दो तत्वों से नहीं होती है अपितु बहुत सारे यानी अनेक तत्वों से होती है भाई, 1926 में ये कहते हैं थॉर्नडाइक। अगर इस सिद्धांत के अनुसार देखें तो देखो बुद्धि है वो असंख्य स्वतंत्र कारक, यानी कि जो गिने ही नहीं जा सकते, स्वतंत्र होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। देखो इसका नाम देखेंगे आगे मैं बताऊंगी। तो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि यानी कि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है भाई, अर्थात व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है, व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करेगा ना उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाएंगे, जितनी ज्यादा वो मानसिक क्रियाएं करेगा। ये देखो यहाँ पर लिख रहे थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि व्यक्ति जितनी मानसिक क्रियाएं करता है ना, जितनी भी वो मतलब अपने मस्तिष्क से जितनी भी क्रियाएं करता है उतने ही उसमें क्या पाए जाएंगे, उतने ही तत्व बुद्धि में पाए जाएंगे। ये देखो बहुतत्व बहुकारक, तभी तो इसका नाम बहुतत्व बहुकारक का है, यानी कि जितनी वो मानसिक क्रिया करें उतने उसमें क्या पाए जाएंगे, तत्व पाए जाएंगे बुद्धि में, इसीलिए इसका नाम बहुतत्व बहुकारक रखा है, बहुखंड रखा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि बुद्धि में, थॉर्नडाइक ने कहा है कि बुद्धि में सामान्य योग्यता है ना, जो सामान्य योग्यता जैसी कोई सत्ता नहीं होती भाई, अपितु बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं। बुद्धि में क्या होते हैं, अनेक तत्व होते हैं, अनेक तत्व होते हैं जो बाहर से अर्जित करती है भाई। देखो ये जो बहुकारक किसका सिद्धांत है, बहुकारक बहुखंड थॉर्नडाइक का है। तो थॉर्नडाइक एक चीज और कह देते हैं, ध्यान रखना, थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि कठिनाई होती है, जितनी भी कठिनाई होती है, कठिनाइयों का स्तर अगर बढ़ता है, बढ़ने के साथ साथ जितनी कठिनाइयों का स्तर बढ़ेगा, जितनी कठिनाइयाँ आएगी उसका स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे बुद्धि का भी स्तर बढ़ेगा। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं भाई, जितनी भी मुसीबतें आती है, जितनी भी कठिनाइयाँ आती है, कठिनाइयों का अगर जितना स्तर बढ़ता है ना वैसे ही क्या होगा, बुद्धि का भी स्तर बढ़ेगा, क्योंकि वो हल करके देखेगा। और एक चीज और ध्यान रखना, और कठिनाइयों का जितना ही स्तर कम होगा, मतलब ये मैंने डाउन लिखा है यहाँ पर नीचे, जितना ही कठिनाइयों का स्तर कम करने के साथ बुद्धि का स्तर भी क्या हो जाएगा, बुद्धि का स्तर भी कम हो जाएगा। जैसे ही कठिनाइयों का स्तर बढ़ेगा वैसे ही बुद्धि का स्तर बढ़ जाएगा, जैसे ही कम होगा वैसे ही बुद्धि का स्तर भी कम हो जाएगा। तो ये देखो ये चीजें मैंने सारी एक जगह रखी है, इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुकारक सिद्धांत, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, और इसके प्रवर्तक तो खास करके ध्यान रखना। अब देखो जो बुद्धि का बहुकारक बहुखंड सिद्धांत है थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया, ये देखो थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत वास्तव में बुद्धि का आणविक सिद्धांत प्रतीत होता है भाई। आगे देखो इन्होंने अपने सिद्धांत की जो तुलना है ना वो किससे की है, बालू से करते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने ना ये रेत बनाई है बालू की, है ना, तो इस बालू के रेत है, इसमें देखो असंख्य कण है जिसकी कोई गणना ही नहीं है भाई। देखो असंख्य गण है, बात रेत होती है, बालू कितने होते हैं, कोई इसकी गणना भी नहीं है। ये देखो उन्होंने अपने सिद्धांत की तुलना बालू से करते हुए कहा है कि ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, गति की चर्चा की है। इस आधार पर सिद्धांत का नाम क्या दिया है, बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत। क्यों, देखो इसका नाम ही देखो, बहुकारक बहुखंड सिद्धांत है, बहुतत्व है। थॉर्नडाइक कहते हैं क्या, ये देखो थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि व्यक्ति में जितनी मानसिक क्रियाएं करता है उतने ही उसमें तत्व बुद्धि में पाए जाते हैं, भी उतने ही पाए जाएंगे, इसलिए इसका नाम देखो क्या रखा है, बालू का सिद्धांत। जैसे कि बालू की रेत नहीं होती है, इसमें देखो असंख्य कण होते हैं, ऐसे ही इसका नाम ही देखो बहुकारक बहुखंड, पता ही नहीं कितने तत्व, एक तो है ही नहीं, तो ये देखो असंख्य कण होते हैं जिसकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती। जैसे देखो ऊंचाई होती है वो भी अलग होती है, चौड़ाई, क्षेत्रफल, गति सब कुछ अलग अलग होता है। तो बालू का सिद्धांत प्रमाणवादी सिद्धांत दे दे तो बालू से आप ऐसे रखना, बालू रेत। अब रेत के कितने कण होते हैं कोई याद है,
कोई नहीं, तो अभी किसका नाम होगा? तो इसी का होगा बहुकारक बहुखंड। इसके कितने तत्व कहते हैं? बहुत सारे तत्व, बहुत सारे खंड, है ना। तो देखो बालू का रेत रेत होती है, उसके भी बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं, असंख्य कण होते हैं, गिने ही नहीं जाते। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना, बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत पूछे तो ये इसी का ही बहुकारक बहुखंड बहुतत्व या मात्रा का सिद्धांत, ऐसे ध्यान रखना, जो कि प्रतिपादक थॉर्नडाइक है और अमेरिका के है भैया। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो थोड़े थोड़े करके करेंगे, तो ये टॉपिक काफी बड़ा है। और इसमें जो एक आता है ना जो कि वो सिद्धांत बुद्धि का, अगर त्रिआयामी आ जाता है, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, वो तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है वहां से। उसकी तो मैं एक अलग से शानदार वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। आज अपने इस वीडियो में इतना ही करेंगे, फिर आगे देखो पदानुक्रमिक भी आ जाएगा, मतलब थोड़े थोड़े करके अपने कर लेंगे।